ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी 12वीं के स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ। आज हम नशा कहानी पढ़ेंगे जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी जो द्वारा लिखित कहानी है। प्रेमचंद जी एक ऐसे लेखक थे जिन्हें साधारण पाठक भी बहुत अच्छे से परिचित है। जिस प्रकार कविता के क्षेत्र में तुलसीदास जी ने जनमानस को आकर्षित किया है, उसी प्रकार उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद जी ने सामान्य पाठक को भी अपनी ओर प्रभावित किया है। उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि प्राप्त है और वे जितने बड़े उपन्यासकार थे उतने ही बड़े कहानीकार भी थे। तो आज पहले हम लेखक परिचय जान लेंगे और उसके बाद कहानी पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी को कलम के जादूगर का जादूगर भी कहा जाता है और इनका जन्म वाराणसी जिले के लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करके इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। शिक्षा विभाग में सह विद्यालय निरीक्षक के पद पर भी इन्होंने कार्य किया। बाद में तत्कालीन राजनैतिक आंदोलनों से प्रभावित होकर इस पद से त्याग पत्र दे दिया और आजीवन साहित्य सृजन में लगे रहे। प्रेमचंद जी उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। ये आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि प्रेमचंद जी किस नाम से लिखा करते थे, तो वे उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित प्रथम कहानी संग्रह सोज़े वतन अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त करने के बाद ये प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। पहले वे उर्दू में लिखते थे नवाब राय के नाम से और उसके बाद ये हिंदी में लिखना शुरू किए इन्होंने, जो कि सबसे पहला कहानी संग्रह जो इनका हिंदी का था, उर्दू का था, सोज़े वतन, और वो अंग्रेज़ों द्वारा जब्त करने के बाद इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया और वे तब प्रेमचंद्र के नाम से लिखने लगे। इन्होंने माधुरी, हंस, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है और इनकी प्रमुख कृतियां पढ़ेंगे। सेवा सदन, कायाकल्प, निर्मला, प्रेम श्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। सोज़े वतन, प्रेम द्वादशी, प्रेम पूर्णिमा आदि इनके कहानी संग्रह हैं। इनकी कहानियों को मानसरोवर में संग्रहित किया गया है जो कि 8 भागों में विभक्त है। करबला, संग्राम, बलि की वेदी इनके नाटक हैं और महाजनी सभ्यता इनका निबंध है। प्रेमचंद जी अपने युग के प्रतिनिधि कथाकार थे। इनकी रचनाओं में तत्कालीन समस्याओं एवं कुरीतियों का यथार्थ निरूपण होता है। पूस की रात, बूढ़ी काकी, मंत्र, ईदगाह, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, नशा आदि इनकी बहुचर्चित कहानियां हैं। इनकी कहानियों में मानवीय संवेदना सजीव हो उठती है और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुई थी। तो आज जो हम कहानी इनकी पढ़ेंगे, नशा, ये कहानी, ये इसका जो नाम है नशा, ये कुछ खाने पीने के नशे की बात नहीं कही गई है। यह 2 दोस्तों की कहानी है, ईश्वरी और वीर, जो दोनों इलाहाबाद में पढ़ते हैं। इन्हीं के ऊपर ये कहानी है और यहाँ पे प्रेमचंद जी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को दिखाते हुए ये कहते हैं कि
यह बात सत्य है कि जब व्यक्ति किसी उच्च पद या अधिकार को प्राप्त कर लेता है तो उसमें मद या प्रभुता, मद यानी घमंड, अभिमान, या प्रभुता की नशा की भावना घर कर लेती है। नशा कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें यह दिखाया गया है कि कभी कभी व्यक्ति पद या प्रतिष्ठा पाकर किस प्रकार उसके नशे में अपनी सहजता को खोकर अमानवीय व्यवहार करने लगता है। ये कहानी इसी के ऊपर है। तो आगे हम कहानी रीड करेंगे और इसका मतलब भी समझते जाएंगे। ईश्वरी एक बड़े ज़मींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। यहाँ ईश्वरी एक दोस्त है और दूसरा जो दोस्त है जो कहता है कि और मैं एक गरीब क्लर्क का, वो है वीर। वीर अपने बारे में कह रहा है कि मैं एक गरीब क्लर्क का बेटा था जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थीं। मैं ज़मींदारों की बुराई करता, यानी वीर हमेशा ज़मींदारों की बुराई करता था। उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता था। बंझा यानी आप लोगों को पता होगा कि जो पेड़ों के ऊपर जो लताएं हो जाती हैं, जो कि पेड़ों के, वृक्षों के पोषक तत्वों को चूस लेती हैं और पेड़ सूख जाता है। और जोंक भी वही है, दूसरों का खून चूसने वाला। तो वो ज़मींदार वर्ग को हिंसक पशु, खून चूसने वाला जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता था हमेशा। वह ज़मींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमज़ोर होता था। यहाँ वीर अपने दोस्त ईश्वरी के बारे में कहता है कि वह ज़मींदारों का पक्ष तो लेता था, क्योंकि यह स्वभावतः यह सही है कि वो ज़मींदार का बेटा था तो निश्चय वह ज़मींदारों का पक्ष अवश्य लेगा। तो वो स्वभाव तो उन ज़मींदारों का पक्ष तो लेता था, पर पहलू उसका कमज़ोर होता था। मतलब उसकी जो दलीलें थीं वो कमज़ोर होती थीं, क्योंकि उसके पास ज़मींदारों के अनुकूल कोई दलील नहीं थी। मतलब कोई बात उसके पास ऐसी नहीं थी जो वो ज़मींदारों के पक्ष से उससे कहता या बहस करता। यह कहना कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे, लचर दलीलें थीं। मतलब ईश्वरी उसको हमेशा यह दलील देता था कि मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े होते रहते, मतलब गरीब अमीर तो होते ही हैं और होते रहेंगे आगे भी। ये एक लचर दलील थी। लचर मतलब एक कमज़ोर दलील थी वीर के हिसाब से। किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मा गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता। वीर कह रहा है कि इस वाद विवाद में वह अक्सर तेज हो जाता यानी बहुत वह क्रोधित हो जाता था और हमेशा लगने वाली बात यानी दिल को लगने वाली बात ईश्वरी से कह देता था। लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। गर्म यानी कभी नाराज़ होते हुए या क्रोधित होते हुए उसे वह नहीं देखा था। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमज़ोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात न करता था। यहाँ वीर अपने दोस्त ईश्वरी के बारे में कह रहा है, जो कि एक ज़मींदार का बेटा था। उसके बारे में वो बता रहा है कि नौकरों से वह सीधे मुंह बात न करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। प्रचुर यानी बहुत भाग,
मिला था। नौकरों ने बिस्तर लगाने में ज़रा भी देरी की, दूध ज़रूरत से ज़्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ न हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता। सुस्ती या बदतमीज़ी उसे ज़रा भी बर्दाश्त न थी, पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे, यानी विशेषकर वो वीर से, उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांत पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। यहाँ वीर कह रहा है कि वो नौकरों से तो ऐसे पेश आता था, लेकिन अपने दोस्तों से और ख़ास करके वीर से वे बहुत नम्रता से पेश आता था। और वो कहता है कि अगर उसकी जगह वीर होता, ईश्वरी की जगह अगर वीर होता, तो शायद यही उद्दंडताएं, यही कठोरताएं उसके अंदर भी आ जाती। और वो जो ज़मींदारों के विरुद्ध जो ऐसी बातें कहता रहता था, वीर कहता है कि ये सारी बातें कोई लोक प्रेम के सिद्धांत पर नहीं टिकी थी उसकी बातें, ये उसकी अपनी निजी दशाओं पे टिकी हुई थी। यानी वो उसकी खुद की कमियां या उसकी खुद की जो उसकी स्थिति थी, उससे नाराज़ होके वे ज़मींदारों के प्रति ऐसी कठोर बातें कहता था। वो किसी लोक प्रेम के सिद्धांत पे नहीं ये सारी बातें कहता था। और आगे वे कहता है कि वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। वीर कहता है कि अगर वो ईश्वरी के जगह होता तो शायद उसका भी शायद यही स्वभाव हो जाता, लेकिन ईश्वरी के लिए वो कहता है कि ईश्वरी लेकिन अगर वीर की जगह होता तो भी वो इसी प्रकार होता जैसे कि वो अभी है, क्योंकि उसकी प्रकृति ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय थी। अब की दशहरे की छुट्टी में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और मैं घर वालों को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। वीर अब आगे कहता है कि इस दशहरे की छुट्टी में, मतलब दोनों इलाहाबाद में पढ़ते थे और दशहरे की छुट्टी होती है, सारे बच्चे अपने घर जाने वाले हैं, लेकिन वीर नहीं जाता क्योंकि उसके पास किराए के पैसे नहीं थे और वे घर वालों को तकलीफ़ नहीं देना चाहता है। मैं जानता हूँ वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। उसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है। यानी वे स्कूल में रह के तभी भी पढ़ाई होती, वह कह रहा है कि घर अगर वो जाता तो वो पढ़ता नहीं और परीक्षा पास थी और उसकी पढ़ने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी था उसको। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था। यानी छुट्टियों में सब अपने अपने घर जा चुके हैं या जाने वाले हैं और वो कहता है कि अकेले वहाँ बोर्डिंग हाउस में रहना भी उसका मन नहीं था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राज़ी हो गया। तो ईश्वरी उसको कहता है, अपने घर चलने को कहता है, तो उसे बोर्डिंग में अकेले रहने की इच्छा भी नहीं थी, अपने घर वालों पे भी वो दबाव नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो ईश्वरी के साथ उसके गांव जाने को तैयार हो जाता है। ईश्वरी के साथ परीक्षा की खूब तैयारी हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और ज़हीन है। वह कहता है कि ईश्वरी के साथ पढ़ने में भी उसको अच्छा लगेगा और उसकी तैयारी भी हो जाएगी और वो अमीर होके भी मेहनती और ज़हीन है। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना। यहाँ अब वो ईश्वरी के लिए कह रहा है कि ईश्वरी जब उसको अपने साथ चलने के लिए गांव कहता है तो उससे एक बात और कहता है कि लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहाँ अगर ज़मींदारों की निंदा की
तो मामला बिगड़ जाएगा, मतलब और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वो लेकिन वीर को आगाह करता है कि वो जब उसके घर जाए तो वो ज़मींदारों की बुराई न करे, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी और उसके घर वालों को बुरा लगेगा। वे लोग तो आसामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। आसामी भी वही समझते हैं। अगर उसे सुझा दिया जाए कि ज़मींदार और आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो ज़मींदारों का कहीं पता न लगे। वो कहता है कि उसके घर वाले भी आसामियों पे, मतलब जो उसके यहाँ काम करते हैं, उनको वो कह रहा है कि अगर वे उसके घर वाले उन लोगों पे इसी हक से शासन करते हैं कि वे इसीलिए पैदा हुए हैं, शासन करने के लिए ही पैदा हुए हैं, और आसामी भी यही सोच के उनकी जी हुजूरी करते हैं या उनकी सेवा करते हैं कि वे ज़मींदारों की सेवा करने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया है। वे कहता है कि और अगर उन्हें ये सब कोई समझा दे कि ज़मींदारों में और आसामियों में कोई भेद नहीं है तो ज़मींदारों की ज़मींदारी नहीं रह जाएगी। मैंने कहा, यहाँ यानी वीर कहता है, अब तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊँगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ। तो तुम गलत समझते हो। यहाँ फिर वो एक दूसरे से वो लोग बात करते हैं। वो कहता है कि मैं जो हूँ वही रहूँगा, मैं बदल नहीं जाऊँगा। तुम क्या समझते हो कि मैं वहाँ मेरा व्यवहार बदल जाएगा? तो ईश्वरी कहता है कि हाँ, मैं यही समझता हूँ। मतलब वो चाहता है कि ये जो जिस प्रकार वो ज़मींदारों की खिलाफत करता है वो उसके घर जाके वैसे व्यवहार न करे। तो वीर कहता है कि नहीं, वो गलत समझता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं अपनी ज़िद पकड़ लेता। यहाँ यानी वो कह रहा है कि ईश्वरी ने आगे कोई बहस नहीं की और कोई जवाब नहीं दिया। उसने वो बात उसके समझदारी, उसके विवेक पर यानी उसकी समझदारी पे छोड़ दिया कि जैसा होगा वो वहाँ पे वैसा ही करेगा। अगर वो और जिद करता या बहस करता तो शायद वीर भी आगे और जिद करता और दोनों में बहस होती। अब यहाँ कहानी का दूसरा दृश्य आ जाता है। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र न किया था। अब की सेकंड क्लास में सफ़र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सेकंड क्लास में गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुँचे। यानी वीर तैयार हो जाता है ईश्वरी के साथ उसके गांव जाने को, और सेकंड क्लास में उनका रिज़र्वेशन होता है। वो कहता है कि सेकंड क्लास तो क्या, कभी इंटर क्लास में भी उसने सफ़र नहीं किया था, और इस बार तो वो सेकंड क्लास में सफ़र करने का उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ था। गाड़ी 9 बजे रात की थी, पर वे दोनों जाने की खुशी में शाम को ही स्टेशन जा पहुँचे थे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ़्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद वे दोनों रिफ़्रेशमेंट रूम यानी रेस्ट रूम जहाँ विश्राम करते हैं वहाँ वे जाकर भोजन करते हैं। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन। लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। यहाँ वीर कहता है कि जो रिफ़्रेशमेंट रूम में जो खानसामे थे यानी जो बैरे थे, जो खाना परोसने के लिए जो लोग थे, उन लोगों को
उसकी वेशभूषा देख के ये समझने में देर न लगी कि मालिक कौन है, नौकर। माने उनके व्यवहार से उसे लग रहा था कि वे उसे ईश्वरी का नौकर या पिछलग्गू समझ रहे हैं और ईश्वरी मालिक है। वो कहता है कि शायद वे उसके रंग ढंग या वेशभूषा से वे शायद ऐसा व्यवहार कर रहे थे। पैसे ईश्वरी के जेब से गए, शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज़्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता हो। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दी। यहाँ पे वे कहता है कि पैसे ईश्वरी की जेब से गए, मतलब वहाँ जितना ईश्वरी पैसे निकाल के उन खानसामों को इनाम में दे रहा था, इनाम यानी जैसे लोग आज टिप में देते हैं आजकल, या बख्शीश देते हैं, इस रूप में जितने पैसे वे इन खानसामों को दे चुका था या दे रहा था, वे कहता है इतना तो उसके पिताजी को वेतन में भी नहीं मिलता होगा जितना इन खानसामों को इनाम में मिल चुका था। वहाँ से चलते चलते भी ईश्वरी ने उन्हें अठन्नी दे दी थी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी की कहानी पढ़ेंगे।